हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं दिलीप पांडे गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 छतरपुर से आज फिर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में हम बहुपद कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बहुपद पर चर्चा करूंगा। ये बहुपद क्या होता है। बहुपद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियों का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो सबसे पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं। कांस्टेंट यानी अचल राशि, कांस्टेंट अचल, ये क्या होते हैं। और वेरिएबल, वेरिएबल यानी चल राशियां, ये क्या होते हैं। ठीक है ना। कांस्टेंट्स कहलाती हैं ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय ऑपरेशन में चेंज ना हो, यानी जो राशियां फिक्स रहे, जिनका मान चेंज ना हो, बदले ना, ऐसी राशियां कांस्टेंट या अचर कहलाती हैं। ठीक है ना। और ऐसी राशियां जिनका मान मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं लगाने पर, संक्रियाओं से मतलब यहाँ प्लस माइनस गुणा और भाग आदि से, तो ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाएं लगाने पर बदल जाए, ऐसी राशियां वेरिएबल या चल राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूं। जैसे मैं कहूँ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर 24 घंटे। दूसरा क्वेश्चन मैं अगर दूं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो सभी का आंसर होगा कि सर 12 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं कि महीने में कितने दिन होते हैं, महीने में कितने दिन होते हैं, तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स कहेगा कि सर 31 दिन, कोई कहेगा 30 दिन, कोई कहेगा 28 दिन, कोई कहेगा सर 29 दिन का भी महीना होता है, और ये सही भी है। ठीक है ना। तो देखें, यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए। पहला क्वेश्चन क्या था, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, उसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, उसका आंसर ये है। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, एक महीने में कितने दिन होते हैं, उनका आंसर ये। तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो इससे हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि पहले 2 क्वेश्चनों का आंसर फिक्स है। हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन में भी 24 घंटे होते हैं, हम कल के दिन की भी बात करें तो कल के दिन में भी 24 ही घंटे होंगे, ना 24 से कम होंगे, ना 24 से ज्यादा। किसी भी दिन की बात करें हम, किसी वर्ष के किसी भी महीने के किसी भी दिन की बात करें, तो उस दिन में 24 घंटे ही होंगे। यानी ये वैल्यू कैसी है, फिक्स। इसका मान सेंस बदलने से नहीं बदलेगा। जैसे हम कहें जनवरी 2020 के 1 तारीख को, जो 1 तारीख था, उसमें कितने घंटे थे 1 तारीख को, तो उस दिन में आप कहोगे 24 घंटे। किसी भी दिन की बात करें उसमें 24 घंटे ही। एक वर्ष में कितने महीने होते, ये भी आपका फिक्स है। ठीक, अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें भी 12 महीने थे, 2020 की बात करें तो उसमें भी 12 महीने थे। किसी भी वर्ष की बात करें, सब वर्षों में 12 महीने ही होते
होते हैं। तो ये और ये फिक्स्ड वैल्यू है, यानी ये आपके कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अगर इनकी बात करें तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मान कैसा है? फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है बल्कि बदल रहा है। तो ऐसी जो राशियां होती हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है ना? तो कांस्टेंट और वेरिएबल का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है और मैं कहूँ आपसे कि सितंबर के महीने की तारीख लिखिए आप एक डेट्स। तो सबसे पहले डेट्स में लिखा जाता डे, फिर लिखा जाता महीना और फिर लिखा जाता ईयर, डी एम और वाई। तो आप लिखेंगे एक सितंबर महीने को 9वां महीना होता और ये 2021। फिर दूसरी तारीख 2/9/2021, फिर तीसरी तारीख 3/9/2021, चौथी 4/9/2021, ऐसे ही बदलती रहती है। देखें तो इसमें आप देखें महीना और साल क्या है? फिक्स है, यानी हम सितंबर महीनों की जब तारीख लिखते हैं तो ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ये आपके कांस्टेंट है। और दिन हर दिन क्या हो रहा है? बदल रहा है, ये आपका वेरिएबल, जिसका मान बदले वो वेरिएबल। ठीक है ना? या इसी में हम कहें आपसे कि 2021 के महीने दीजिए, तो आप लिखोगे जनवरी 2021, फिर लिखोगे फरवरी 2021, फिर मार्च 2021, फिर अप्रैल 2021 इस तरीके। तो देखें यहाँ पे आपका महीना और साल कांस्टेंट था, डेट बदल रही थी, यानी ये वेरिएबल। यहाँ पर आपका ये महीना भी क्या हो रहा है? बदल रहा है, ईयर आपका नहीं बदल रहा। यहाँ महीना क्या था? यहाँ महीना कांस्टेंट था, यहाँ महीना क्या हो गया? वेरिएबल। और साल आपका कैसा है? कांस्टेंट है। तो जिसका मान क्या हो? फिक्स रहे वो कांस्टेंट, और जिसका मान बदलता रहे वो आपके कहलाते हैं वेरिएबल। ठीक है ना? आप कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं और वेरिएबल भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऊपर चर्चा करेंगे अभी अपन। कांस्टेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अचर, और इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। देखिए इनके नाम से जो स्वेच्छ अचर, जैसे स्वेच्छा से लगे, स्वेच्छा यानी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना? और निरपेक्ष अचर, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो जिनका मान सेंस के अनुसार क्या हो जाए, जिन कांस्टेंट का मान सेंस बदलने से आपका क्या हो जाए? बदल जाए, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर। और जिनका मान ना बदले, हर जगह पे हर स्थान पर उनका मान एक जैसा ही रहे, वो आपके कहलाते हैं निरपेक्ष अचर। इनमें जनरली हम वास्तविक संख्याएं लेते हैं, जैसे हमने कोई भी वास्तविक संख्याएं 2, 3, 4, 5 या कुछ भी ले लें हम, 5/2, ये सारे आपके क्या है? किसी भी जगह आप किसी भी सेंस में 2 लिखोगे तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है ना? जैसे आप ये मान लीजिए आपने कोई समीकरण लिखा 2x² + 5x + 3 = 0, कहीं आपने सेंस करके लिख दिया है x/2 y/3 = 1, तो यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, लेकिन दोनों के सेंस अलग है। ये एक अलग प्रकार का इक्वेशन है, ये एक अलग प्रकार का इक्वेशन है। तो ये 2 सब जगह आप किसी भी जगह देखो, 2 2 है, 3 3 है,
हो रहे, यानी इनका मान सेंस बदलने से नहीं बदलता है, ये कहलाते हैं आपके निरपेक्ष अचर। स्वेच्छ अचर, इनको जनरली हम अननोन कांस्टेंट यानी अज्ञात राशियां जो एबीसीडी में जैसे हमने ए बी सी, इनको जनरली हम स्वेच्छ अचर कहते हैं। इनकी डेफिनेशन देखिए क्या कहलाते हैं, सेंस बदलने से मान बदल जाए। जैसे देखना, एक मैं द्विघात समीकरण अभी लिख रहा हूं, द्विघात समीकरण जिसमें दो भाग होती है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसमें ए बी सी आपके कांस्टेंट है, ठीक है ना। और मान लीजिए इसमें हम कोई फिक्स वैल्यू दे दें तो एक समीकरण बन जाएगा 3x² + 4x = 3 बराबर b। तो यहाँ a की वैल्यू हमने 3 दी, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -3, ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण। और हम अगर लिखते हैं तो ये 2x² - 5x + 4, ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो अलग अलग द्विघात समीकरण में, अलग अलग वर्ग समीकरण में ए बी सी के मान सेंस बदलने से अलग अलग सब जगह हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखे इच्छा से 3 4 और -3 दिया, यहाँ हमने 2 -1 और 4 दिया ए बी सी के मान, तो ये आपके कहलाते हैं स्वेच्छ अचर। जैसे मैं देखूं यहाँ, मान लीजिए y = mx + c, यह एक सरल रेखा है, इसमें m और c जो आपके हैं वो स्वेच्छ अचर है। अब m और c के जगह में कोई भी मान रखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5x × 3, मैंने लिख दिया 3x × 2, तो ये सारी अलग अलग रेखाओं के लिए m और c के मान सब जगह कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो अलग रेखा के लिए कांस्टेंट के मान अलग अलग होना, तो ये आपके कहलाएंगे स्वेच्छ अचर। मतलब कहने का सीधा सीधा है, अज्ञात राशियां स्वेच्छ अचर और उनको स्पेशल मान दे दिया जाए तो उनको बोलते हैं निरपेक्ष अचर। इसी प्रकार से वेरिएबल की दो प्रकार के होते हैं, एक होते स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होते परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर को जनरली हम x से प्रदर्शित करते हैं और परतंत्र चर को जनरली हम y से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, परतंत्र का मतलब होता है जो किसी दूसरे पे होता है। ठीक, वेरिएबल्स को जनरली हम x, y और z से प्रदर्शित करते हैं। कांस्टेंट में संख्याएं और एबीसी इस टाइप से हम है। जैसे मान लीजिए हमने एक समीकरण लिया है यहाँ x3, अब देखें इसकी वैल्यू निकालें अगर हम, आप सभी ने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा ग्राफ वगैरह कैसे बनाते, तो यहाँ x और y, x का मान अगर हमने 0 लिया तो y का मान हमें 3 मिलेगा, x का मान 1 लिया तो y का मान 4, x का ऋण 1 तो y का 2, x का ऋण 3 तो y का 2। तो x का मान आप कैसे ले रहे हैं, अपने मन से ले रहे हैं, अपने मन से ले रहे हैं, और y का मान किस पे निर्भर है, x पर निर्भर। तो x डिपेंड है इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो सॉरी x क्या है, निर्भर नहीं है किसी पे, इसलिए x को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y किस पे निर्भर है, x पर, इसलिए y हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, सारी चीजें आपने समझ ली। अब इसके बाद पॉलिनोमियल यानी बहुपद पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक, अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, यानी प्लस माइनस गुणा और भाग, ये सारे बीजगणित यानी अलजेब्रा के अंतर्गत आपके क्या हैं, आते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, देखें। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक
जिसकी प्रत्येक पद कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर के समान, जिसका प्रत्येक स्टेप इसके जैसा होगा, प्रत्येक स्टेप प्रत्येक पद जैसा हो, इसके समान हो, वो कहलाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजगणितीय व्यंजक। कांस्टेंट कहलाता अचर, वेरिएबल कहलाता चर, और रियल नंबर आप जानते हैं कोई भी संख्या लेगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत वो आती है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं लिखूंगा आपसे यहाँ 5x की पावर 3, और ज्यादा लिखूंगा आपको मैं 8x की पावर 1/2, 6x की पावर √3, और ये आपको मैं लिखूं 3x² धन 5x धन 6, और भी कुछ मैं यहाँ पे लिख लूं 3/2x की पावर 5 माइनस 35x की पावर 5/6 प्लस 6। ये देखें, इसमें ये स्टेप है, ये स्टेप इससे मेल खाता है, इसके जैसा। देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और पावर रियल नंबर की लगी, तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजगणितीय व्यंजक। इसका भी, इसका ये भी कैसा है, इसके जैसा। ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, पावर रियल नंबर की लगी, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। इसमें भी इसकी शक्ल भी इससे मिलती जुलती है, तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक। ये सभी अलजेब्रिक एक पद के हैं, यानी एक स्टेप है इन सब में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्टेप का भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेप के भी हो सकते हैं। जैसे ये 3 स्टेप करते हैं, इसका पहला स्टेप भी इसके जैसा है, 3x और पावर है रियल नंबर की, 5 वेरिएबल पावर है, ये 6 दे रहे हैं, इसमें कांस्टेंट वाले आपको वेरिएबल और पावर नहीं दे रहे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर रियल नंबर, जीरो रियल नंबर। तो इसका भी प्रत्येक स्टेप इसके जैसा है, इसलिए ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी इसको बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। ये भी सारे स्टेप इससे मैच खाते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद निकलता है। बहुपद क्या कहलाता है, चलिए अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद यानी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स आपके बहुपद को कहलाते हैं जो इसके समान कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। देखिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर वो कहलाती 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट। तो यहाँ कोई सी चीज नहीं हुई, यहाँ रियल नंबर की पावर को, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, धन वाली भी, ऋण वाली भी, डेसिमल वाली भी, ऋण वाले भी, सब। यहाँ हमें होल नंबर लेना, क्या लेना, होल नंबर, होल नंबर की पावर लेना। होल नंबर में आते हैं आपके 0, 1, 2, 3। तो जिनमें वेरिएबल के ऊपर एक ही पावर लगी हो, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखें इसमें, अब यहाँ मैंने पहला क्या लिखा था, 5x की पावर 3, दूसरा था 8x की पावर 1/2, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो थे। तीसरा था 6x की पावर √3, चौथा था 3x² प्लस 5x प्लस 6। और भी देखें इनमें कौन कौन से आपके बहुपद। तो देखो, ये आपका इससे मेल खाता, इसकी पावर जो है वो या तो 0 होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आगे जाके क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाने लगेगा, पॉलिनोमियल्स। देखिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये पावर पूर्णांक नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये बहुपद है। इसमें सारी बातें या तो 0 है या धनात्मक पूर्णांक। इस पे x है, इस पे x की पावर 0 लिख सकते हो, ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बहुपद आप लोगों को समझ में आएगा। अब बहुपद भी जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होता है वो एक स्टेप का भी हो सकता है, कई स्टेप का। ऐसा ही बहुपद भी
एक स्टेप वाले भी होते हैं, कई स्टेप वाले भी होते हैं। जिनमें एक स्टेप होता है वो कहलाते एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद इनको बोलते मोनोनोमियल। ठीक, जिनमें एक स्टेप, जैसे कि एक पदी बहुपद है। जिनमें दो स्टेप होंगे, इसके किससे मिलते जुलते दो स्टेप होंगे, वो कहलाएगा द्विपदी बहुपद, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो पद, जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा चेक करके लिखूं। यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 5x² धन 3, ये बाइनोमियल से इसमें दो पद है। ऐसा ही ट्राइनोमियल होता है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद इनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक, इसमें तीन स्टेप हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 3x⁵ + 4x² धन 3, ये ट्राइनोमियल है। तो ये बहुत सरल है, इससे आगे भी होंगे, इसमें 4 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप ये होंगे। ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आते हैं। चलें तो इसी तरह में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम बहुपद की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल का होना बहुत ही जरूरी है, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, जो घातें लगी होती हैं, वो किसकी होती हैं, होल नंबर, यानी 0 या धनात्मक। तो किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, चर राशि की अधिकतम घात। जैसे यहाँ पर बहुपद हम लिखे हैं, बहुपद को जनरली हम px से प्रदर्शित करते हैं। x वेरिएबल है तो px, y वेरिएबल होगा तो py, z होगा तो pz। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद हम लिख रहे हैं। यहाँ हमने लिखा, मान लीजिए ax + b, यहाँ लिखा ax² + bx + c, यहाँ लिखा ax³ bx² + cx + b। मान लीजिए हम कुछ स्पेशल वैल्यू दे दिया है, कुछ भी लिख रहे हैं। और यहाँ हमने लिख दिया देखा। तो ये सारे बहुपद इसलिए हैं क्योंकि बहुपद की परिभाषा इन पर लागू होती है। इनके सभी पद कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के समान है, इसलिए ये सभी बहुपद। अब इनमें वेरिएबल यानी चर की घात जो सबसे ज्यादा होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें चर पे कितनी है घात, 1, x पे घात कितनी है, 1। तो इसकी जो घात है आपकी वो इस पहले वाले की घात है। इसमें सबसे ज्यादा घात इसमें 1 भी है, 2 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात होगी 2। इसमें घात सबसे ज्यादा कितनी है, 3। इस बहुपद की घात होगी 3। इसमें घातें बहुत सारी हैं, 0 कांस्टेंट का मतलब है 0 घात, 3 करेल घात, 3 घात, 4 घात, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी है, 4। तो ये आपके बहुपद की घात है। इसमें सबसे ज्यादा घात कितनी है, 6, ये बहुपद की घात। इसमें घात क्या है, 0। जिस बहुपद में वेरिएबल की घात 0 होती है उसका मतलब है कि वेरिएबल उसमें है ही नहीं, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। इसमें अचर बहुपद, इसमें घात कितनी होती है, ठीक। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसका नाम है रैखिक बहुपद। ये सारे आपके प्रकार हैं बहुपद के। तो रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा बहुपद जो इसकी घात कैसी हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, या एक घाती बहुपद भी इसे कह सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात
बहुपद, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कहलाता लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके 3 घात करते हैं, 10th क्लास में केवल 2 घात करके ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 3 घात वाला भी नहीं है। तो बहुपद की घात आप लोगों को समझ में आ गई, ब्रैकेट किसे बोलते हैं, द्विघात किसे बोलते हैं, त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं। अब चलते हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या है। चलें तो आप देखते हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि चर राशि, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद कैसा हो जाए, शून्य हो जाए, जिसके लिए बहुपद कैसा हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम बोलते हैं बहुपद के शून्यक। जैसे देखें, सबसे पहले हम एक बहुपद मान लें, माना कि एक बहुपद हमने ले लिया px बराबर x² माइनस 4। अब देखें इस बहुपद x² माइनस 4 के शून्यक x के वे मान होंगे जो इस बहुपद को 0 बना देंगे, यानी जिसके लिए बहुपद का मान शून्य आ जाएगा वो इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य। तो देखें अगर x की जगह आप 2 रख दो तो 4 माइनस 4 होगा, इसका क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर 2 भी इसका शून्यक होगा। अगर इसकी जगह आप -2 रख दो तो -2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 4, तो इसके जो शून्यक होंगे वो शून्य क्या होंगे, x बराबर 2 और x बराबर -2, ये आपके इसके शून्यक होंगे। ठीक, अब शून्य निकालते कैसे, देखें इसमें तो हमने आसानी से निकाल ली, कई सवालों में हम देख के नहीं निकाल सकते, तो शून्य निकालने की विधि क्या है। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद है उसको आप 0 मान लीजिए, बहुपद को क्या मान लेना, 0। px को 0 माना, फिर px का मान रखा x² माइनस 4 बराबर 0, x² बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस, ये आ गया आपके बहुपद के शून्य, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बहुपद हमने माना कि एक बहुपद है px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, इसके शून्य क्या होंगे, तो इसमें तो हमने देख लिए थे 2 और -2 तुरंत समझ में आ गए थे। इसको कैसे देखें, तो फॉलो वही करना है, शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपद को शून्य मान लेना। अब बहुपद का मान रखते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, इसकी गुणनखंड यानी फैक्टर करना, तो ये हो जाएंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x को मान लोगे यहाँ से x माइनस 3 है, 2 में से में -2 दोगे तो x माइनस 3, दोनों से कॉमन आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2, इसको 0 करोगे तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा x बराबर, तो इसके 2 शून्य होंगे, x बराबर 3 और 2। क्यों होंगे, क्योंकि जब आप x बराबर 3 इसमें रखोगे तो इसका उत्तर 0 आएगा, वेरीफाई कर सकते हैं। x बराबर 3 रखो, 9 माइनस 15 प्लस 6, 0 बराबर 0 आ गया। x बराबर 2 इसमें रखो, 4 5 दूनी 10 प्लस 6 4 10 माइनस 10, ये आपके क्या होंगे, शून्य। तो जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर एक घात का बहुपद है तो एक शून्य, 2 घात का बहुपद है, 2 घात का है, 2 शून्य थे, +2 -2, ये भी 2 घात का है, 2 बहुपद की क्या है, 2 शून्य है। ठीक, तो शून्य निकालना आप सभी लोग सीख गए हैं कि शून्य
कैसे निकालते हैं। चले इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद का ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुपद का ग्राफ ठीक, ग्राफ का मतलब क्या होता है और ग्राफ की सहायता से आप बहुपद के शून्य कैसे निकाल सकते हो, या ग्राफ देख करके बहुपद के शून्य कैसे आप पता कर सकते हो कि इसके कितने शून्य हैं। थोड़ी देर के लिए एक बहुपद हम मान लेते हैं, माना कि एक बहुपद अभी हमने लिया था x² - 4 यही है। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ मान निकालें। ये x का मान है, बहुपद यानी कि जनरली इसको y का मान भी कहते हैं। चलो हमने x का मान लिया 0, तो px का मान मिला हमें -4। x का मान लिया 1, तो px का मान मिला -3। x का मान हो गया 2, तो px का मान मिलेगा 0। x का मान मिलेगा 3, तो px का मिलेगा आपको 5। 3 का 9 -4 5। और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, कुछ और निकाल लेना है। कितने पॉजिटिव लिए कुछ नेगेटिव में। मान लीजिए हमने -1 लिया x का मान, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 -4 -3 मिलेगा, यही मिलेगा। मान लीजिए हमने -2 लिया, तो इसका मान मिलेगा 0। मान लीजिए हमने -3 लिया, तो इसका मान मिलेगा 5। इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो देखें यहाँ ध्यान से, x के एक बार x का यह मान लिया हमने, कौन सा, ये वाला मान लिया, ये वाला, और एक बार x का मान हमने -2 लिया। इनके लिए बहुपद का मान यानी px का मान 0 आया। तो परिभाषा करते हैं कि x के बेमान जिनके लिए बहुपद का मान कैसा हो रहा है, शून्य, वो बहुपद के क्या कहलाता है, शून्य। तो यहाँ आपके बहुपद के शून्य कौन से होंगे, शून्य आपके कौन से होंगे, यहाँ x बराबर 2 और x बराबर -2। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाना थोड़ी देर के लिए देखते हैं। ये x है, x' मूल बिंदु को y और y। अब आप सभी जानते हो कि x का मान मूल बिंदु के दाईं ओर धन में होता और बाईं ओर x का मान ऋण में। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान धन में और नीचे y का मान क्या होता है, ऋण में। कुछ मान से लिखते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ये देखें किसके मान है, px के, और ये किसके मान है, यहाँ x। देखें अगर आप देखिए x बराबर 0 पर px कितना है, -4, यानी x बराबर 0 पर px का मान -4 है। इसको डार्क पॉइंट से थोड़ा सा डिनोट कर देंगे। x बराबर 1 पर कितना है, -3। x बराबर 1 और -3 यानी 1 के सामने इधर आ जाएंगे हम, एक बिंदु हमें ये मिल गया। x बराबर 2 पर है 0, x बराबर 2 है, px का मान 0 यानी ऐसा तो यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है ना। और x बराबर 3 पर है 5, x बराबर